हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपके सामान्य हिंदी एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 50 सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लुसेंट के सामान्य हिंदी एवं हिंदी व्याकरण बुक से लिया गया है, जो आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें सामान्य हिंदी सिलेबस दिया रहता है, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब लौ न नसानी अब न नसै हो, राम कसपा भव निशा सिरानी आगे फिर न डसे हो। यह कौन सा रस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो पद है ये कौन से रस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत रस का उदाहरण है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो होता है निर्वेद। ये भी याद रखेंगे। रस के संस्थापक क्या है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो भी याद रखेंगे। भरत मुनि जी रस के संस्थापक कहलाते हैं। ओके, सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? वो है श्रृंगार रस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा लाइन है? देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, विश्वनाथ जी का। ओके गाइस, यह वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी की कथन है। ये भी एग्जाम में बहुत आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। देखिए, अलंकार के तीन भेद हैं। इसमें से होता है अर्थालंकार, और ये जो रूपक अलंकार है ये अर्थालंकार के भेद हैं। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होते हैं। रूपक अलंकार के भी प्रमुख भेद हैं, जैसे कि समरूप अलंकार, अधिक रूप अलंकार, न्यून रूपक अलंकार, वो भी याद रखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। इंपॉर्टेंट है ये भी। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ये सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार। इसके बारे में देख लेते हैं। यमक अलंकार, अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभया अलंकार। तो शब्दालंकार के प्रमुख 6 भेद होते हैं, उसमें से एक होता है यह आपका यमक अलंकार। ओके, यमक का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग में हर बार आता है और हर बार अर्थ उसका अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं यमक अलंकार। ओके गाइस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? देखिए, उपमेय में ही किसकी उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके गाइस, यह भी अर्थालंकार के भेद हैं, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही क्या उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। ओके, इसके भी प्रमुख 3 भेद होते हैं, वो भी याद रखेंगे। ओके, तो इसका आंसर था उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाई। चौपाई क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आती। बाकी जो बचे छंद है, दोहा, सोरठा और बरवे, ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद शास्त्र का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छंद शास्त्र होता है उसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? यह भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिंगल शास्त्र। ओके, याद रखेंगे। छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र है। इसे पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। देखिए, ये जो चिन्ह है यह कौन सा चिन्ह कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहलाएगा? ये योजक चिन्ह। यह आपके शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, हंसपद चिन्ह क्या होते हैं? तो इस प्रकार की जो चिन्ह रहती है उसे हंसपद चिन्ह कहते हैं। और लाघव चिन्ह क्या होता है? तो लाघव चिन्ह इस प्रकार की रहती है। ओके, अवतरण चिन्ह, इन चिन्हों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पशुता शब्द उदाहरण है। जो पशुता शब्द है किसका उदाहरण है, कौन सी संज्ञा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, पशु शब्द कौन से संज्ञा के उदाहरण में आता है? पशु शब्द जातिवाचक, लेकिन पशु शब्द से बना है पशुता। पशुता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके गाइस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 5। ओके, अर्थ के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन है। वह एक अच्छा छात्र है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वह। ये जो वह है यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है निश्चयवाचक। किसी वस्तु के निश्चय को बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, यह, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। देखिए, विशेषण से संबंधित क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ओके, गुणवाचक विशेषण विद्वान व्यक्ति पूज्य होते में है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ओके, यह भी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणामबोधक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ओके, देखिए, सार्वनामिक विशेषण इंपॉर्टेंट होता है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। इनको भी आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषिवतः। क्या बनेगा? देखिए, ऋषि संज्ञा है इस, ओके, इस ऋषि से क्या बनेगा? विशेषण। तो कौन सा विशेषण बनेगा ऋषि से? तो ऋषिवतः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। देखिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। यह अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ओके, इसको भी देखते हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो कर्म रहित क्रिया होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके गाइस, जैसे कि बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें कर्म रहित क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दौड़ता है तेज, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। देखिए, कौन सा वाक्य है? वह दौड़ता है तेज। ये देखिए, यह वाक्य में क्या क्या मिस्टेक है? तो देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वह तेज दौड़ता है। ओके, ये क्या रहता है? वह तेज दौड़ता है, लेकिन तेज कहाँ पे दिया है? लास्ट में। तो देखिए, यहाँ पे किस में मिस्टेक है? तो तेज में मिस्टेक है। और तेज क्या है? तो तेज एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। ओके, याद रखेंगे, तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तो इसमें अशुद्धि कौन सी हो जाएगी? क्रिया विशेषण संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अवयव है? कौन सा है? लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अवयव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिणामवाचक अवयव। कौन सा है? परिणामवाचक अवयव। ओके, अवयव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो परिणामवाचक है यह आपके क्रिया विशेषण से संबंधित होते हैं। इनमें भी आप पढ़िए, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? 4 ऑप्शन है, इसमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन शब्द का। ओके, दर्शन शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके दर्शन हुए, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ने किस कारक का चिन्ह है? जो ने है वो किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ता कारक का। क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। और जो को होता है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है, से द्वारा होता है करण कारक होते हैं। देखिए, कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ओके, इन सभी के लिए अलग अलग विभक्तियाँ यूज़ की जाती है। जैसे कि कर्म के लिए ने, और कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, और से द्वारा किसके लिए? करण के द्वारा। तो इन सभी विभक्तियों को भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश देख लेते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी जो टफ शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिसे पहचानना मुश्किल है उसे आप अच्छे से पढ़िए। ओके, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ सूचीपत्र। सूचीपत्र क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ओके, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पदबंध। क्या बोलते हैं? पदबंध। किसे बोलते हैं? पदबंध। जिसमें एक से अधिक पद जुड़कर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे बोलते हैं पदबंध। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, इस प्रकार को बोलते हैं पदबंध। ओके, प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेरा लड़का आलसी है। यह क्या आता है? विधेय विशेषण है। देखिए विशेषण क्या होता है? संज्ञा के गुण धर्म बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण प्रयोग के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। ओके गाइस, प्रयोग की दृष्टि से पहला होता है विशेष्य और दूसरा होता है विधेय। तो इसमें पूछा गया है विधेय विशेषण। तो विधेय क्या होता है? विशेष्य के बाद आने वाले शब्द को विधेय बोलते हैं। ओके गाइस, विशेष्य, तो इसमें विशेष्य क्या हो गया? लड़का हो गया। ओके, लड़का के बाद कौन सा शब्द है? आलसी शब्द है। ये क्या कहलाएगा? विधेय शब्द। इसी प्रकार पूछा जाता है विधेय और विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्याम सोता है कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिए जिस शब्द से किसी काम करने की बोध होती है या बोध को प्रकट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता कर्म करता है और अकर्मक क्रिया में कर्ता कर्म नहीं करता। तो इसमें पूछा गया है श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो देखिए श्याम क्या कर रहा है? सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या कहलाया जाए? अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार होता है श्याम खाना खा रहा है, तो श्याम खाना खा रहा है मतलब कर्म कर रहा है, तो हो जाता है सकर्मक क्रिया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 33। 33 व्यंजन वर्ण हैं। ओके गाइस, और स्वर की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर हैं और 2 नए व्यंजन आए हैं और 2 अयोग वाह होते हैं। ओके, इसका आंसर था ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शत्रुता। शत्रुता से क्या उत्पन्न होती है? भाव उत्पन्न होती है। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञा उसी में से एक प्रकार है। भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु के भाव, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का जो भाव प्रकट होती है उसे बोलते हैं भाववाचक। तो शत्रुता किसी के लिए किसी के लिए शत्रुता भाव उत्पन्न होती है, इस प्रकार की शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग से शब्द पूछे जाते हैं और इसमें एक डिफिकल्ट शब्द दिए रहते हैं जिसे देखना सरल आसानी से नहीं निकाल सकते कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ कर जाइए स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपट। कपट क्या है? एक प्रकार के पुल्लिंग शब्द है। ओके गाइस, पुल्लिंग शब्द और कौन से होते हैं? घड़ा, प्रकाश, दांत, ये सब पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में आ जाती है रोशनी, सौगात, कृपा, नाक। नाक भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद है किसका? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद, संधि विसर्ग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद संबंधी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो संधि विच्छेद करना आप अच्छे से सीख लीजिए। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके गाइस, स्वर संधि में यण स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ये सभी संधि होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनु प्लस अय। अनु प्लस अय संधि विच्छेद अन्वय का क्या है? संधि विच्छेद है। ये कौन सी संधि के प्रकार है? तो यह है यण स्वर संधि के प्रकार है। ओके गाइस, अनु प्लस अय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है कौन सा? कंठोष्ठ्य ध्वनि जो ध्वनि के प्रकार हैं उसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और क्या है? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। देखिए दो प्रकार की ध्वनि, एक होता है कंठ से निकलने वाली ध्वनि और एक होता है ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि। ओके, इसमें बोला गया है कंठोष्ठ ध्वनि, तो इसका उदाहरण है और या ओ से होता है वो होता है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो देखिए मुख में ध्वनि उच्चारण के विभिन्न स्थान है, तो सभी ध्वनि के लिए अलग अलग स्थान दिए गए हैं। तो छह ध्वनि उच्चारण का स्थान है ऑप्शन सी तालव्य। क्या है? तालव्य छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान संबंधित देखिए पहले नासिका होता है, मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ, कंठ, इन सभी से अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मुख में कौन सा समास है? समास से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो समास को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उस शब्द को समास बोलते हैं। ओके गाइस, इसके प्रमुख प्रकार तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और होता है द्वंद्व समास और अवयवी समास। इन प्रमुख चार प्रकार के समास को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। दसमुख कौन से समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास के। ओके गाइस, इसके और इस उदाहरण है त्रिनेत्र, लंबोदर, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? वृद्धि। तरुण का विपरीतार्थक शब्द वृद्धि। और विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? किसके पूछा गया है? क्रिया विशेषण। देखिए हम पहले पढ़े थे विशेषण और इसमें पूछा गया है क्रिया विशेषण, दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता को प्रकट करती है, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें पूछा गया है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है? संज्ञा के प्रकार पढ़ लीजिए आप। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है? तो इसमें पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसे भाववाचक संज्ञा में भी बनाया जाता है या प्रकट किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर पूछा गया है। ये भी याद रखेंगे, आधार के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि। कौन सी है? ल एक प्रकार की पार्श्विक ध्वनि है। और उत्क्षिप्त ध्वनि, प्रकृप्त, संघर्षहीन, इन सभी ध्वनि के प्रकार को आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आयोगवाह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बताया आपको 2 प्रकार के आयोगवाह होते हैं, इनमें से कौन सा एक आयोगवाह है? तो देखिए आयोगवाह क्या होता है? अनुस्वर तथा विसर्ग के या उनसे योग से बनते हैं, उसे बोलते हैं आयोगवाह। किसके? अनुस्वर। अनुस्वर क्या होता है? जो ऊपर में एक बिंदु होती है उसे बोलते हैं अनुस्वर, और विसर्ग इस प्रकार के बिंदु को बोलते हैं विसर्ग। इनके योग से या इन्हीं से बनने वाले शब्द को बोलते हैं आयोगवाह। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग। विसर्ग एक प्रकार का आयोगवाह होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें पूछा गया है द्विगु समास, इसका उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिभुवन। देखिए द्विगु समास क्या होती है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए समास 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाचक। तो संख्यावाचक देखिए ऑप्शन में त्रि, ये पहला शब्द है। त्रि मतलब क्या हो जाएगा? 3, ये पहला हो जाएगा संख्यावाचक शब्द। ओके गाइस, इस प्रकार को बोलते हैं द्विगु समास। उदाहरण के लिए देख सकते हैं। और चौराहा, जिसमें 4 राह होती हैं उसे चौराहा बोलते हैं। दोपहर, 2 पहर होती है दोपहर। पंचमहल, 5 महलों को पंचमहल। इस प्रकार के द्विगु समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? किससे बना हुआ है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तेरा। तेरा क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है, संधि के स्थान पे यूज किया जाता है सर्वनाम, उसका एक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? कालवाचक पूछा गया है। ओके गाइस, कालवाचक अवयव, अवयव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन अ अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से ऐसी बात नहीं होगी कालवाचक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? क्या है? वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर में इस प्रकार के क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक से पूछे जाते हैं। ओके गाइस, इंग्लिश में होता है स्पेलिंग मिस्टेक बताइए। इसमें पूछा जाता है वर्ण संबंधित, मतलब किसी में मात्राएं या किसी में शब्द क्या है अशुद्धि नहीं है पूछा गया है। मतलब कि एक इसमें से एक सही है, बाकी 3 की अशुद्धि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी
अधीन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अधीन। अधीन क्या है? वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है अधीन में। बाकी देखिए अध्ययन, अध्ययन में एक और यह रहता आगामी, आगामी में भी अशुद्धि है। उज्ज्वल में जब डबल ज रहती है उज्ज्वल। ओके गाइस, लेकिन अधीन क्या है? सही है, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स कौन सा व्यंजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स कौन सा व्यंजन है? तो देखिए व्यंजन के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ और तीसरा होता है ऊष्म। ओके गाइस, व्यंजन के प्रकार पढ़ लीजिए आप, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो इसमें पूछा गया है व्यंजन और कौन सा? स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्म व्यंजन। ओके गाइस, व्यंजन कौन सा है? स ऊष्म व्यंजन है। इसमें इस ऊष्म व्यंजन में स, ये वाली स और ये स के उच्चारण को घर्षण के अनुसार प्रकट किया जाता है। ओके गाइस, जो स होते हैं उसे थोड़ा घर्षण के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं। इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसमें थोड़े सी उच्चारण के समय मुंह से ऊष्मा निकलती है। ओके, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स। व्यंजन के प्रकार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें सही समासिक पद है? ओके गाइस, किसमें सही समासिक पद है? तो समासिक पद क्या होता है? परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों के लोप कर देने कर दो या दो से अधिक शब्द बनते हैं या शब्द के मेल होते हैं, उसे बोलते हैं समासिक शब्द। ओके, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिलोकी। त्रिलोकी क्या है? इसमें का एक समास। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।